हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। हम बात करेंगे सेल के बारे में, और सेल के बारे में काफी सारी चीजें अभी तक हमने समझ ली हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कवर कर लिया है। हमने समझा सेल जो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, सभी जो जीव हैं, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, हम तीन प्रकार के बात करते हैं यहाँ पर। और आपने कहा ये सभी जो बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर के बने होते हैं, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आए हैं। तो ये आपका कंटेंट आता है। इसमें से जो जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं उनमें से आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका हो गया, सेल थ्योरी हो गया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गया है, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल हमने कर लिए हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब ऐसा नहीं है कि हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, नहीं, ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें आप पूरे सेल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, लेकिन आपको सारे जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे कवर करने हैं, पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने बात की यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, देन आपने बात की है यहाँ पर सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है सेल थ्योरी के बारे में, और उसके बाद हमने कहा कैसे एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस आती है कि कैसे कोशिका से यहाँ पे पूरे जीव का निर्माण होता है, एक ऑर्डर हमारे पास आया है। नेक्स्ट हमने बात की है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के प्रकार के बारे में, जिसमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों की बात की गई है। साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने बात की है यहाँ पर जो शेप होती है सेल की, कोशिका का जो आकार होता है वो एक जैसा होता है या अलग अलग होता है। तो आपके पास अलग अलग इमेजेस आती है, जैसे कि पहली इमेज आपके पास ये आई है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज जो आपके पास आती है वो ये आई है। नेक्स्ट इमेज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से आती है, और एक और इमेज हमारे पास आई है। तो ये सारी क्या है? सेल है, सारी कोशिकाएं हैं। या आप ह्यूमन सेल के बारे में बात करें, ये भी ह्यूमन सेल है, ये भी ह्यूमन सेल है, इसमें कंबाइंड है। इसमें प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, कुछ डायटम्स आपके पास आते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? कंबाइंड है। तो आपने कहा कि कोशिकाओं का आकार क्या होता है? बहुत अलग अलग होता है, उनकी शेप अलग अलग होती है, और उनका जो काम होता है, उनका कार्य जो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे शेप्स ऑफ सेल, तो हमने क्या बोला था? यहाँ पे अलग अलग सेल की शेप को हमने डिस्कस किया था, और हमने उनके फंक्शन यहाँ पर मेनली देखे थे कि उनके फंक्शन क्या होते हैं। जैसे जैसे ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे तो आपके पास इस प्रकार के स्ट्रक्चर आए हैं, मसल्स में इस प्रकार के स्ट्रक्चर आए हैं। तो हमने कहा इनका भी अलग अलग फंक्शन यहाँ पर होता है, लोकेशन अलग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा कि कोशिकाएं जीवों में अलग अलग कार्य कैसे करती है। तो हमने कहा क्योंकि कोशिका के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेली कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ये अलग अलग स्ट्रक्चर क्या करते हैं? सेल में अलग अलग रोल को परफॉर्म करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर आता है और सेल, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे थे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या कहा? आप देखेंगे कि सेल के कितने पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाए थे यहाँ पर, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, अब अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो जल्दी से आपको लेबलिंग कर लेनी है कि किस पार्ट का क्या नाम हमने यहाँ पर देखा था। कुछ नाम आपके पास हैं ऑलरेडी, आपके स्क्रीन पे कुछ नाम है यहाँ पे, उनको देखिए और बताइए। जैसे कि आपने कहा कि सेल मेम्ब्रेन, किसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे थे, कौन यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, या न्यूक्लियस क्या है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और लेबलिंग हमने की थी जो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। चलिए, अब इतना आप समझते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बट हम जब भी सेल बनाते हैं तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है ये सेल का। ठीक है,
अब अगर लेबलिंग करें तो हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? हम इसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड आता है न्यूक्लियस। ये वाला जो रीजन है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस है ये। न्यूक्लियस यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं या नाभिक कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तीसरी चीज हमारे पास आती है, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? आपने कहा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस को आप नाभिक या केंद्रक के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म को आप कोशिका द्रव कहते हैं। इसके अलावा कुछ और लेबलिंग हमारे पास आई थी, जैसे कि ये है। इनमें हमने क्या कहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि इसको हमने कहा था न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि ये हमने कहा था जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या आती है? लेबलिंग आती है। तो आपने कहा न्यूक्लियस जो बना होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या बात की थी? डीएनए की बात की थी। क्या फुल फॉर्म होती है डीएनए की? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमने कहा न्यूक्लियस के अंदर, अब जब हम सेल को नॉर्मली बनाते हैं तो हम इस प्रकार से बनाया, ये न्यूक्लियस है, ये वाला स्ट्रक्चर, या हमने इस प्रकार से अगर सेल को बनाया है प्रकार से, तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, एक्चुअली में ये जो न्यूक्लियस हम बनाते हैं ये बना होता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक तरल होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर एक और तरल होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्या बात हमने की थी? हमने कहा था साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। अब हमने कहा ये तो एक सेल है, लेकिन एक और सेल हमारा, एक तो ये सेल हमने बनाई है, एक और सेल हमारे पास आती है जो इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सेम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसमें कुछ अलग से स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि सेल वॉल, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि ये वाला जो रीजन आता है, या चलिए डिटेल में अगर हम बनाएं, एक सेल हमने ये बनाई है, एक सेल और बनाते हैं यहाँ पर। अब न्यूक्लियस की जो लेबलिंग है वो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस कैसे बना है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है। मेन जो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखना है वो यहाँ पर देखना है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम सेल वॉल कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। सेकेंड जो लेयर आती है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
या इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली या फिर यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ये न्यूक्लियस सेम है जो आपने कुछ देर पहले बात की थी, ये साइटोप्लाज्म सेम है, इसके बारे में भी कुछ देर पहले हमने बात की थी। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इस सेल में और इस सेल में डिफरेंस क्या है, आपने कहा कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन है और इसमें क्या है, दो मेम्ब्रेन है। इसमें आपने कहा सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी है, इसमें हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही इसके नाम है। ठीक है, दोनों ही। तो आपने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसमें इनर है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है जिसे सेल वॉल कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। एक्चुअली ये जो सेल है ये है प्लांट सेल। ठीक है, ये क्या होगी, प्लांट सेल होगी। और आपने कहा ये जो सेल होती है ये होती है एनिमल सेल। तो आपने कहा प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है, अभी आगे जा करके हम प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब आपको वहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो प्राइमरी डिफरेंस आप देते हैं या बताते हैं या आपको बताया जाता है वो यही है, सेल वॉल। आपने कहा जो एनिमल सेल है, जो जंतु कोशिका, उसमें सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, अगर यहीं पर हम एनिमल सेल को आपको दिखाएं और अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो हमने कहा कि एनिमल सेल, प्लांट सेल की बात करें अगर, ये क्योंकि ये एनिमल सेल है, ये अभी तक क्या है, एनिमल सेल है। ठीक है, ये अभी तक क्या है, एनिमल सेल है। लेकिन हमने कहा कि इस सेल के बाहर अगर एक और लेयर आ जाए इस प्रकार की, और इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल कह रहे हैं या कोशिका भित्ति कह रहे हैं, तो अब ये एनिमल सेल नहीं कहलाएगी, अब ये प्लांट सेल कहलाएगी। अब ये एनिमल सेल नहीं कहलाएगी बल्कि प्लांट सेल कहलाएगी। तो सबसे जो पहला हमने ये डिफरेंस देखा वो यही देखा कि जो प्लांट सेल है, जो पादप कोशिका है, उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये प्लांट सेल है। लेकिन अगर हमने कहा कि हम प्लांट सेल में से ये हटा दें, कोशिका भित्ति हटा दें, तब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यहाँ पर एनिमल सेल होगी, जंतु कोशिका होगी। तो फिर आप सोचेंगे क्या सिर्फ यही एक डिफरेंस है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है, सिर्फ सेल वॉल है? हमने कहा नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचनाओं में भी कुछ परिवर्तन है, कुछ सेल ऑर्गेनेली जंतु कोशिका में होती हैं लेकिन पादप कोशिका में नहीं होती है, कुछ पादप कोशिका में होती हैं पर जंतु कोशिका में नहीं होती है, और भी इनमें डिफरेंसेस आते हैं, सिर्फ एक नहीं है। लेकिन ये प्राइमरी है, प्राइमरी यानी कि सबसे पहला डिफरेंस आपको यही दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है, अब हम आगे बढ़ेंगे और इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इनके काम क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद आप सोचेंगे क्या हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो नहीं, इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चलिए, अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। बात करेंगे एनिमल सेल की, जंतु कोशिका के बारे में बात करेंगे, और हमने कहा जंतु कोशिका में सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, आप चारों में से कोई भी नाम कहिए, एक ही के नाम है। अब हमने कहा है कि जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसका काम क्या होता है,
अगर आउटर मोस्ट कवरिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर आप बात करेंगे, आप चाहे नॉन लिविंग में भी कहेंगे कि आउटर मोस्ट कवरिंग का क्या काम होता है, या आप लिविंग में कहेंगे कि आउटर मोस्ट कवरिंग का काम क्या होता है, यानी कि सबसे बाहरी परत का क्या काम होता है, सबसे पहला जो फंक्शन आएगा वो आएगा प्रोटेक्शन, सुरक्षा। ठीक है, दूसरा जो आएगा यहाँ पर वो है स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ठीक है, पहले बात करेंगे प्रोटेक्शन के बारे में, और हम बात करते हैं जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग भी है, जैसे कि आपने देखा होगा आपकी अपनी बुक होती हैं, नोटबुक होती हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, उसमें कवर चढ़ाते हैं। आपके स्कूल में बोला जाता है कि कवर चढ़ाते, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, वो ब्राउन कलर के हो सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट जो कवरिंग होती है वो हो सकती है। ठीक है, आप कलरफुल जो कवर होते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या रीजन होता है कि आपको कवर लगाने के लिए बोला जाता है? ठीक है, एक तो चलो हमने मान लिया कि डेकोरेशन हो गया है, लेकिन क्या डेकोरेशन प्राइमरी रीजन है कि आपको कहा जाता है कि आपको अपनी बुक्स को, अपनी कॉपी को यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है? नहीं, पहला जो प्राइमरी रीजन होता है वो है प्रोटेक्शन या सुरक्षा। आपकी बुक, आपकी नोटबुक पूरे साल भर आपको चलानी है। ठीक है, पूरे सेशन में आपको चलानी है, और ऐसे में होता है कि वो फटे ना। ठीक है, आपकी जो बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, वो फटे ना, वो सेफ रहें यहाँ पर, इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पे कवर किया जाता है, कवर चढ़ाया जाता है। अब हमने कहा कि जब कवर चढ़ाया जाता है तो ठीक है, उन्हें क्या मिली है, सुरक्षा मिली है, पहली चीज हो गई है। सेम वही चीज हमने कहा कि आप और भी चीजों में देखते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे कि जो आपके नए कपड़े होते हैं उन्हें आप पॉलीथीन के अंदर रखते हैं, तो फिर से आप क्या कर रहे हैं, कवर बना रहे हैं अपने कपड़ों के बाहर। ठीक है, सेम आपने कहा कि हम घर का एग्जाम्पल हमने देखा था, जब हम अपने घर को बनाते हैं तो घर की बाउंड्री बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो कवरिंग है, सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी या सुरक्षा हमें देती है। वैसे ही हमारी जो सेल है, हमारी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, वो हमें क्या देती है, सुरक्षा देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, पहला प्राइमरी फंक्शन तो यही है किसका, सेल का। दूसरा है स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना। आपने कहा क्योंकि सेल के अंदर, अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा तो ये जो भाग है ये तरल भाग है, तरल, जिसे आप साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, ये तरल भाग है। सोचिए अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो क्या ये जो तरल भाग है इसका एक निश्चित आकार होता है, जैसे आपने अलग अलग आकार में कोशिकाएं देखी हैं, आपने अलग अलग आकार में कोशिकाएं देखी हैं। अब जरा सोचिए अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो क्या इनका आकार आपको कुछ इस प्रकार का दिखता? क्योंकि तरल तो हमने कहा कहीं भी बह सकता है, तरल में किसी भी प्रकार की आकृति आ सकती है। तो हमने कहा कि दूसरा जो फंक्शन है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का, वो क्या है, संरचना, एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करना, दूसरा काम है। ठीक है, तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट तीसरा जो फंक्शन है वो क्या है यहाँ पर, सिलेक्शन, सिलेक्शन। क्योंकि होता क्या है कि आपने देखा, जब हम क्या करते हैं, एक फिनोमेना आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज पूरी सेल को प्रोवाइड किया जाता है, हर सेल को क्या किया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। दूसरा फिनोमेना क्या है कि यहाँ पर हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने कहा कि एक सेल है यहाँ पर, क्योंकि आप बाहर से सांस ले रहे हैं तो इस सेल को अंदर क्या दी जाएगी, ऑक्सीजन दी जाएगी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो सेल के अंदर जाती हैं और सेल से बाहर भी आती हैं। ठीक है, वो क्या है, नेसेसरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपने कहा ये एक्सचेंज, ये विनिमय, ये ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो जाए तो आपने कहा ये नॉन लिविंग होती है। जैसे कि आगे चल करके जब आप पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, टिश्यू के बारे में जब आप समझेंगे, तो हम क्या कहते हैं, जैसे कोई प्लांट है, जैसे ये प्लांट का स्टेम है। ठीक है, ये प्लांट का स्टेम है, तो प्लांट का स्टेम जो ये वाला भाग होता है, प्लांट का इनर जो पार्ट होता है, ये क्या स्टेम है। हम किसकी बात करें, जो यहाँ पे बहुत बड़े पेड़ होते हैं, जिनके बहुत यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेम जो होते हैं बहुत थिक होते हैं। ठीक है, जिनके स्टेम को हम क्या करते हैं, लकड़ी के लिए यूज करते हैं। तो आपने कहा कि ये जो तना है ये पूरा इतना चौड़ा भाग है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है ये डेड होता है, डेड होता है, और ये जो भाग होता है ये लिविंग होता है। एक्चुअली में हमने कहा कि जो प्लांट है वो पूरा पूरा अंदर से लिविंग नहीं होता है, अंदर का पार्ट डेड होता है।
इसी भाग को हम क्या करते हैं, एज अ वुड यूज करते हैं, एज अ वुड, लकड़ी के रूप में आप प्रयोग करते हैं। चाहे आप फर्नीचर बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, ठीक है, आप जो भी काम करते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, मजबूत लकड़ी कहते हैं, ठीक है, जो खराब नहीं होती है। तो आपने कहा ये वाला जो पार्ट है इसे क्या किया जाता है, लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस भाग में यहाँ से बाहर या यहाँ से बाहर या यहाँ से अंदर या यहाँ से अंदर किसी भी प्रकार का विनिमय नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है। तो हमने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर इस लकड़ी को यहाँ से कोई कीड़ा, ठीक है, या कोई दीमक खराब कर रही है, तो ये यहाँ अंदर इधर ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता है। या यहाँ से अगर कोई कीड़ा लकड़ी को खराब कर रहा है तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसीलिए इस लकड़ी को हम क्या कहते हैं, अच्छा मानते हैं। जैसे आपको फर्नीचर बनाने हैं तो इस लकड़ी को क्या किया जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब हमने क्या बात की है, हमने कहा कि अगर सेल में ये विनिमय ना हो तो सेल भी क्या होगी, यहाँ पे डेड हो जाएगी। ठीक है, अगर सेल में ये विनिमय ना हो तो सेल भी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो आपने कहा कि फिर आता है सिलेक्शन, इसी बारे में हम बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो चीजें हैं उनका आवागमन होता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, लेकिन सेल यहाँ पे सेलेक्ट करती है कि किस चीज की रिक्वायरमेंट सेल को है और किस चीज को सेल से बाहर निकालना है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो सेल है वो परमेएबल तो है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन परमेएबल तो है, तो लेकिन क्या करता है, ये सिलेक्शन करता है कि किन चीजों को अंदर आना है, किन चीजों को बाहर जाना है, वो क्या करता है, सिलेक्शन किया जाता है। तो क्या हमने बात कही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुरक्षा प्रदान करेगा कोशिका को, संरचना एक देगा कोशिका को, और क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा कि किस मटेरियल को अंदर जाना है सेल के और किस मटेरियल को बाहर जाना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स होते हैं, इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे। उसके लिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा घर से पढ़ करके लेके आना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।